हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इग्नू सपोर्ट में। तो दोस्तों हमारी एमएचआई सीरीज चल रही है जिसमें हम पढ़ रहे हैं एमएचआई 01। इस सीरीज में हम यूनिट वाइज सारे सब्जेक्ट को सारे सिलेबस को कवर करेंगे। तो हमारा ये एमएचआई 01 का दूसरा क्लास है जिसमें हम पढ़ेंगे आज यूनिट 2। इसका नाम है पशुपालक खानाबदोशी। तो दोस्तों पशुपालक खानाबदोशी पिछले लेक्चर में पिछली यूनिट में हमने देखा कि जब धीरे धीरे इंसानों का क्रमिक विकास हुआ, कैसे कैसे उनकी मस्तिष्क की क्षमता बढ़ी, तो धीरे धीरे उन्होंने शिकार करना शुरू किया, शिकार करके अपना भोजन जुटाना शुरू किया, पौधों की जड़ें, फल मूल वगैरह इकट्ठा करके खाना शुरू किया। तो उस जो शुरुआती मानव थे उनको शिकारी और संग्राहक कहा जाता था। इसी की अगली स्टेज में जब धीरे धीरे मनुष्यों को ज्ञान हुआ कि जानवरों का शिकार करके कि कौन से जानवर हिंसक हैं, कौन से जानवर अहिंसक हैं, किन्हें पालना थोड़ा सा आसान है, कि किन्हें पालना बहुत मुश्किल है, तो धीरे धीरे करके उनको ये ज्ञान हुआ तो उन्होंने पशुओं को पालतू करना शुरू कर दिया। जब पशुओं को पालना शुरू कर दिया तो इनमें दो तरह के लोग आगे चल के विकसित हुए। कुछ लोग तो ऐसे थे जो जानवरों को पालते थे लेकिन साथ साथ खेती भी करते थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो केवल जानवरों को ही, जो पशुओं को ही पालते थे, लेकिन वो बहुत बड़े लेवल पे पशुओं को पालते थे। पशुओं का बहुत झुंड है, 100 150 150 200 पशुओं का झुंड है, उस केवल पशुओं को ही पालते थे और इधर से उधर घूमते रहते थे चरागाहों की खोज में, कभी अपने उनके जानवरों की भोजन की खोज में, कभी अपने पानी की खोज में, कभी व्यापार करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह, कभी जो स्थिर समाज थे उनसे कुछ लेने के लिए, या उनको कुछ अपने दूध के प्रोडक्ट हैं या ऊन है या रेशम है, उन सब चीज़ों को देने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। तो जो जो घूमने वाले समाज थे, जो केवल पशुओं को पालते थे और इधर उधर घूमते थे, तो उनको कहा गया था पशुपालक खानाबदोशी। तो दोस्तों आइए देखते हैं हम इस यूनिट को हम किन किन पॉइंट में कवर करेंगे। तो दोस्तों अगर आप इस तरह से इन पॉइंट्स को लिख के आप अपने एग्जाम देते हैं तो निश्चित ही आपको एक अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो दोस्तों चलिए देखते हैं हम किन किन पॉइंट में इसको कवर करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है पशुओं को पालतू बनाना। पशुओं को पालतू कैसे बनाया? इंसान ने पशुओं को पालतू कैसे बनाया? जब जंगली जानवरों को पालतू बनाने से तात्पर्य है कि उन्हें पकड़कर और नाथ कर रखा जाए और इस स्थिति में प्रजनन कराया जाए। तो जब इंसान को पता लग गया कि ये पशुओं को पालना हमारे लिए लाभदायक है, तो उन्होंने धीरे धीरे उनको पाला, उनको पकड़ के, जंगली जानवर थे उनको पकड़ लिया, फिर उनको बांध लिया और उन्हीं से फिर आगे उनकी पीढ़ियां दर पीढ़ियां उनको बढ़ाते गए। तो इस तरह से पशुपालन की शुरुआत हो गई। ये एक लंबी और जटिल प्रक्रिया थी। ये लंबी और जटिल तो थी क्योंकि ऐसा धीरे धीरे इंसानों को पता लगा कि कौन से पशु हिंसक हैं, कौन से अहिंसक हैं, किन्हें हम पाल सकते हैं, किन्हें नहीं पाल सकते हैं। अब उनको समय के साथ ही समझ में आया कि पशुओं का किसका कैसा शरीर है, उनकी जैविक रचना क्या है, उनका स्वभाव क्या है। इस तरह से ये लंबी और जटिल प्रक्रिया थी। अब सबसे पहले कहा जाता है कि सबसे पहले इंसान ने कुत्ते को पालतू बनाया। तो सबसे पहले कुत्ते को पालतू किस लिए बनाया गया होगा? तो ऐसा पुरातत्ववेत्ता जो है वो ऐसा मानते हैं कि सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाने के पीछे जो तर्क रहा होगा वो ये रहा होगा कि जो कुत्ता है वो शिकार करने में मदद करता था। तो सबसे पहले जो इंसान था वो शिकारी और संग्राहक ही था। तो शिकार में अगर कुत्ते ने मदद करी होगी तो सबसे पहले उन्होंने कुत्ते को ही पालतू बनाया होगा। कुत्ते के साथ साथ बाद में फिर सुअर है, भेड़ है, बकरी है और मवेशी जिसमें कि गाय और भैंस आते हैं, उनको पालतू बनाना शुरू किया। दोस्तों हमारा दूसरा पॉइंट है पशुपालक खानाबदोशी। तो पशुपालक खानाबदोशी थे कौन? जो पशुपालक खानाबदोशी थे उनको एक एक जो एक शाखा थी वो तो खेती करती थी, पशु पालती थी और खेती करती थी। तो उनका तो जीवन स्थायी था। तो ये थे खेतीहरों के स्थानबद्ध जीवन के विपरीत ये हमेशा एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। तो ये जो पशुपालक खानाबदोशी थे ये पशु पालते थे और एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। इनकी जो अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार ना ये पशुपालन था। इनकी जो अर्थव्यवस्था थी उसका पूरा का पूरा किस पे डिपेंड होती थी? ये पशुपालन पे। अब ये पशुपालक जो खानाबदोशी थे ये ना केवल मनुष्यों के बीच बल्कि इन्होंने पशुओं के बीच भी संबंध स्थापित करे। किस तरह से? जब ये इन्होंने जानवरों को ज़्यादा से ज़्यादा तरह के जानवरों को अपने लिए जो ज़्यादा फायदेमंद जानवर थे उनको पालतू बनाना शुरू किया।
दूसरी ये एक एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे, तो कभी इस कबीले से इनका इंटरेक्शन होता था, कभी दूसरे कबीले से, कभी तीसरे कबीले से। तो ये एक मनुष्यों के बीच में जो संवाद थे उसको भी कायम करते थे, संबंधों को कायम करते थे। ये अपनी चीजें जैसे दूध है, ऊन है और अन्न, बाकी जो पशुओं से प्राप्त होने वाली चीजें हैं उनको जो स्थिर समाज थे उनको दिया करते थे, और उनसे खाने के लिए जो अनाज वगैरह है जो खेती से उत्पन्न होता है उन सब चीजों को देते थे। अब इन्होंने ये पशुपालन खानाबदोशी जो थे, इन्होंने क्या है, घोड़े का पालना सीख लिया। घोड़े को कैसे पालतू बनाते हैं ये उन्होंने सीख लिया। अब घोड़े को पालतू बनाने से इनको बहुत फायदा हुआ। जैसे जैसे इन्होंने घोड़े को पालतू बनाया, घोड़ा तेज चलता था, उस पर सवारी करना आसान है। उसकी वजह से, घोड़े की वजह से जो इनके जानवर थे उनको कंट्रोल करना बहुत आसान हो गया। उनको कंट्रोल करने के लिए ये तेजी से घोड़े पे बैठ के उनको कंट्रोल कर सकते थे। बाकी जो रेतीले इलाके थे उनमें उन्होंने ऊंट को पालतू बनाया, क्योंकि ऊंट रेगिस्तान में ऊंट ज्यादा चल सकता है, कई दिनों तक वो बिना पानी के भी रह सकता है। तो इस तरह से अब ये किस किस क्षेत्र में पहले थे, जो शुरुआती पशुपालक खानाबदोशी थे, तो ये किन किन क्षेत्रों में फैले हुए थे। तो हम देखते हैं कि जो 7,000 लगभग 7,000 ईसा पूर्व 7000 बीसी में ये यूरेशियाई स्टेप्स में थे। अब यूरेशियाई स्टेप्स का जो इलाका है वो कहाँ पे है, जो हमारा यूरोप और एशिया के बीच का जो हिस्सा है जिसको यूरेशिया बोलते हैं। तो ये जो इलाका है यहाँ पे घास के बहुत लंबे लंबे मैदान थे। ये मैदानों में बहुत बड़ी बड़ी 10 मीटर 15-15 मीटर ऊंची घास हुआ करती थी। तो ये जो एरिया है वो पशुपालकों के लिए बहुत ज्यादा अनुकूल था। तो इस एरिया में सबसे पहले लगभग 7,000 ईसा पूर्व में ये यहाँ पे विकसित हुए। फिर प्रथम से प्रथम से शताब्दी ईसा पूर्व के आरंभ में ये मंगोलिया और चीन में लगभग 1000 बीसी में ये इन्होंने अपना पशुपालन खानाबदोश शुरू किया। उसके बाद ये धीरे धीरे करके ऊंचाइयों पे पहुंचे, और जो चंगेज खान जिसको बोलते हैं, जिसने एक बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया, ये पशुपालक खानाबदोशी ही था। उसके बाद ये मेसोपोटामिया जो कि आज का जो इराक वाला एरिया है, सीरिया, फिलिस्तीन और अरब का क्षेत्र, इसमें ये आए। अफगानिस्तान, ईरान और एशिया माइनर में लगभग 3000 ईसा पूर्व में ये आए। फिर अफ्रीका में लगभग 2000 ईसा पूर्व के आसपास इनकी जो खानाबदोश जीवन शैली है उसका आरंभ हुआ। अब दोस्तों देख लेते हैं इनके आवागमन का क्षेत्र क्या है। ये अपने पशुओं की खोज के लिए, जो पशुओं के थे उनके भोजन की खोज के लिए इधर उधर घूमा करते थे। अब कई बार ऐसा भी होता था कि ये मौसम के अनुसार अधिक आकर्षक स्थलों की ओर चले जाते थे। लाइक जैसे जब ठंड का मौसम आ जाता था, जो टुंड्रा साइबेरिया जैसे साइबेरिया वाला इलाका था, अगर उधर ठंड आ गई तो ये ठंड के मौसम में ये गर्मियों वाली जगह पे चले जाते थे, और गर्मियों में ये दोबारा अपनी ठंड वाली जगह पे चले जाते थे। तो इस तरह से भी ये घूमा करते थे, और कई बार चरागाहों की खोज में घूमते थे। मौसम में बदलाव के कारण तो हमने कवर अप कर लिया। अब इनमें से कुछ जातियां हैं जो अपने भारत में पाई जाती हैं, जैसे उप हिमालय, भारत के उप हिमालय क्षेत्र है, वहाँ पे गुज्जर हैं, बकरवाल हैं। कश्मीर घाटी के जो गद्दी और राबरी हैं, और लद्दाख लद्दाख क्षेत्र के कौन सी जनजाति है, चेंगप्पा। अब विभिन्न क्षेत्र थे, उनमें इन लोगों का जो घूमने का आवागमन का दायरा था ना वो अलग अलग था। अब जैसे यूरेशियाई स्टेप्स हैं तो वहाँ पे घास के मैदान थे, तो वहाँ ये ज़्यादा क्षेत्र में आवागमन करते थे। अब जो अफ्रीका महाद्वीप है वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा जंगल हैं, तो वहाँ पे इनका जो आवागमन का क्षेत्र था वो थोड़ा सा लिमिटेड था। इस तरह से दोस्तों आगे चलते हैं। हमारा अगला पॉइंट है समाज और अर्थव्यवस्था। इनका समाज कैसा था और इनकी अर्थव्यवस्था किस तरह की थी। तो देखो, ये जो खानाबदोश जीवन शैली है ना, इनको बर्बरता के लिए ज्यादा जाना जाता है। जैसे कि चंगेज खान है, तो चंगेज खान को बोलते हैं कि बहुत ज्यादा बर्बर था। हालांकि ये बर्बर तो थे, लेकिन इनके केवल बर्बरता ही इनकी विशेषता नहीं है, इनकी विशेषता और भी और बहुत सारी भी हैं। जैसे ये खानाबदोश पशुपालक समुदायों की जो आधारभूत इकाई थी वो परिवार थी। अब परिवार में कौन कौन सम्मिलित होता था, पति, पत्नी, उनके बच्चे होते थे। अब पशुओं पर अलग अलग परिवारों का मालिकाना हक होता था, हर एक परिवार के अलग अलग पशु होते थे। लेकिन जो चरागाह थे उन पे सबका अधिकार एक जैसा नहीं था। कई जो चरागाहों में लेके बहुत सारी विशेषताएं थीं। जो अभिजात्य वर्ग था, इनमें भी जो असमानता थी, खानाबदोशों में थोड़ा बहुत सामाजिक विभेद भी था।
तो इनमें जो ये असमानता थी, ऐसा नहीं है कि वो पूरा समाज बिल्कुल एगालिटेरियन या समतावादी समतामूलक समाज था, ऐसा नहीं था। इनमें भी थोड़ी सी जो सामाजिक विभेद था, उसके हिसाब से जो जो प्रतिष्ठित या जो अभिजात्य वर्ग था, तो उसके लिए कुछ चरागाह निश्चित रहते थे, तो उनमें जो नॉर्मल लोग हैं वे वो नहीं चरा सकते थे। लेकिन प्रत्येक जो समुदाय था उसके लिए निश्चित चरागाह थे। अब इनकी जो संस्कृतियों में शादी ब्याह के लिए अलग अलग तौर तरीके और मान्यताएं प्रचलित थीं। इनकी जो संस्कृतियां थीं तो हर वही, जैसा कि अभी भी प्रचलित है कि हर जो क्षेत्र है उसमें शादी ब्याह के अलग अलग तौर तरीके हैं, अलग अलग मान्यताएं हैं। अब इनके जो रीति रिवाज थे, ये चीज महत्वपूर्ण है कि ये इनके जो जितने भी रीति रिवाज और अनुष्ठान ये किया करते थे, उनमें पशुओं की बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रहती थी। ये हमें इस बात से समझ में आता है कि इनकी जो पूरी अर्थव्यवस्था थी वो पशुओं पे ही निर्भर थी, तो पशुओं को ज्यादा महत्वपूर्ण तो रहेंगे इनके जीवन में। अच्छा, कुछ समुदायों में बहुपत्नी और बहुपति प्रथा भी थी। ये कई बार बहुपत्नी मतलब एक से ज्यादा पत्नियां रखना और एक से ज्यादा पति रखना, ये भी ऐसा भी प्रचलित था। ये चीज ध्यान देने वाली है कि यहाँ दोनों तरह की प्रथाएं थी, बहुपत्नी और बहुपति प्रथा दोनों ही थी। धार्मिक अनुष्ठानों में जानवरों की बलि भी चढ़ाई जाती थी। ये भी है, कई धार्मिक अनुष्ठानों में जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी। अब ये सब्जी के अलावा मांस खाते थे, दूध खाते थे, और दूध से बने अन्य पदार्थ इनके मुख्य भोजन थे। अब जो स्थानबद्ध पड़ोसी कृषि समुदाय से उनसे ये लेन देन करते थे, ये अपने जानवरों से, पशुओं से जो इनको पदार्थ मिलते थे, दूध से बने हुए थे, मांस था, ये उनको स्थानबद्ध जो कृषि समुदाय थे उनको दिया करते थे, और उनसे अनाज वगैरह और बाकी की चीजें लिया करते थे। अब ये घर इनके जो ऐसे बनाते थे, जो टेंट टाइप के, जो आजकल टेंट जैसे बनते हैं, उस तरह से ये अपने घर बनाते थे, जिससे कि और ये जब एक जगह से दूसरी जगह जाए तो उसको आसानी से उखाड़ा जा सके और ले जाने में हल्के हो। इसी तरह से इनके बर्तन वगैरह भी इसी तरह के रहते थे। तो दोस्तों यहीं पे हमारा आज का ये यूनिट 2 खत्म होती है। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो देखिए ये सारे क्वेश्चंस हैं जो पिछले सालों में आए हुए हैं। तो पशुओं को पालतू बनाए जाने पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पशुओं को कैसे पालतू बनाया गया, तो हमने डिस्कस किया। ये लंबी जटिल प्रक्रिया थी, धीरे धीरे करके उनको पालतू बनाया गया। और इंसानों ने समझा कि कौन से जानवरों का स्वभाव कैसा है, कौन से हिंसक हैं, कौन से अहिंसक हैं, किनको आसानी से पाला जा सकता है, कौन से ज़्यादा जंगली हैं, किनसे हमें ज़्यादा लाभ होगा। इस तरह से इसमें आप लिख सकते हैं। खानाबदोश पशुपालक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? पशुपालक व्यवस्था से ये किस प्रकार भिन्न है? तो देखो, एक तो पशुपालक हैं, जो पशुपालक थे वो तो पशु भी पालते थे, खेती भी करते थे। लेकिन जो खानाबदोश पशुपालक थे, ये क्या करते थे, ये केवल पशु ही पालते थे, ये खेती नहीं करते थे। पशुपालन के साथ साथ ये थोड़ा बहुत व्यापार भी करते थे। एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो इस कबीले से कुछ सामान लिया, दूसरे कबीले में दे दिया, उधर से कुछ लिया, तीसरे में दे दिया, तो इस तरह से ये घूमते रहते थे। तो इनकी एक स्थानबद्ध जीवन शैली कोई नहीं थी। हमेशा ये कभी गर्मी के सीजन में किसी और क्षेत्र में रहेंगे, सर्दी के सीजन में किसी और क्षेत्र में रहेंगे, इस तरह से ये घूमते रहते थे। पशुपालक खानाबदोश समूहों में घोड़े का क्या महत्व था? देखिए, घोड़े का तो बहुत ज्यादा महत्व था इनके लिए। जब इन्होंने घोड़े को पालतू बनाना सीख लिया, तो फिर ये घोड़े पे सवारी करके अपने पशुओं को आराम से कंट्रोल कर लिया करते थे। घोड़े से उनको कंट्रोल करना मुश्किल नहीं होता था, क्योंकि घोड़ा क्या तेज दौड़ता था। तो और फिर धीरे धीरे इन्होंने करके घोड़े से ही तीर कमान धनुष चलाना सीखा। और बाद में जैसा हम देखते हैं कि जो चंगेज खान थे, जो मंगोल और चीन की जो पशुपालक खानाबदोशी थे, उन्होंने एक बड़े साम्राज्य की स्थापना भी करी। ठीक है। पशुपालक खानाबदोशों की अर्थव्यवस्था का संक्षेप में विश्लेषण कीजिए। तो इनकी अर्थव्यवस्था के बारे में हमने जाना है कि इनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी। इनकी पूरी अर्थव्यवस्था पशुपालन पे निर्भर थी। ये पशुओं को पालते थे, उनसे प्राप्त उत्पादों को बाकी जो खेतिहर समाज थे, स्थायी समाज थे, उनमें बेचा करते थे, उनसे अपनी जरूरत की पूरी चीजें लिया करते थे। बाकी ये एक दूसरे खेतिहर समाजों से भी इनकी अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई थी। तो इस तरह से हम इसका आंसर लिख सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो दोस्तों, अगर आपको इसी तरह की और भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।